15 अगस्त का दिन होता है और जलालुद्दीन अपने पुराने घर से वापस लौट रहे होते हैं। सिविल लाइन जैसी जगह होती है। वापस लौटते समय पीछे से अचानक उनके फायरिंग होती है और 3 गोलियां आकर जलालुद्दीन को लगती हैं। ये 3 गोलियां मारने वाले 3 युवक थे जो कि पीछे से ताक लगाकर बैठे थे कि जैसे जलालुद्दीन आएंगे उसको गोलियों से भून देंगे। लेकिन जब 3 गोलियां लगती हैं तो ये तीनों बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं। जलालुद्दीन जमीन पे गिर जाते हैं, तड़पने लगते हैं। आसपास के जो मौजूद लोग होते हैं वो तुरंत जलालुद्दीन को उठाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस आकर जलालुद्दीन को सबसे नजदीकी जो है अस्पताल में ले जाकर भर्ती करती है। आपातकालीन स्थिति में जलालुद्दीन की जो है ऑपरेशन वगैरह किए जाते हैं, गोली वगैरह निकाली जाती है और डॉक्टर इस चीज को बोलते हैं कि जलालुद्दीन खतरे से बाहर है, बस इनकी अच्छे से निगरानी करनी होगी। इसके लिए जब ये बात जलालुद्दीन के बेटे को पता चलती है, सैफ को, तो वो वहां पर पहुंचता है, पिता की हालत देखता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन वो हिम्मत करके कहता है कि अब मैं पिता का ख्याल रखूंगा और वो ख्याल रखना शुरू कर देता है। अब ये प्रश्न उठने लगता है कि वो 3 इंसान कौन थे जिन्होंने जलालुद्दीन के ऊपर गोलियां चलाई। आखिर उनका इरादा क्या था, वो जलालुद्दीन को मारना क्यों चाहते थे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे पुलिस के सामने और पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की और जब सच सामने आया तो हर कोई चौंक गया और सोचने पर विवश हो गया, क्योंकि इसमें एक ऐसा रिश्ता बीच में आ रहा था जिसको लेकर लोगों ने कभी जीवन में उम्मीद भी नहीं की होगी, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता था जिसको लेकर जो है दुआएं दी जाती हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचा रिश्ता माना जाता है ये। आखिर क्या हुआ था इस घटना में और कौन था इसके पीछे जिम्मेदार, चलिए आज की इस कहानी में हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ये घटना है मेरठ उत्तर प्रदेश की और आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। चलिए शुरुआत करता हूं मैं। अब आपको बताते चलूं कि इस कहानी को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जलालुद्दीन जो इंसान है वो उनके बड़े भाई साहब थे जिनकी जो है हत्या कुछ दिन पहले ही हुई थी और उस हत्या के चलते जलालुद्दीन ने उसका आरोप बड़े भाई की पत्नी पे लगाया था, जिसको लेकर कोर्ट में मैटर चल रहा था। और इस मैटर में जलालुद्दीन के जो 2 छोटे भाई थे वो भी जलालुद्दीन का साथ दे रहे थे। सारी चीजें ऐसे ही चल रही थी। जलालुद्दीन एक जो है क्रैपिंग का काम करते थे, यानी कि जो लोहा पीतल पुराने होते हैं उसके कारोबारी थे ये। अब ये सारी चीजें चल रही थी और इसके बाद पुलिस क्या करती है कि जब इनको गोली लगती है, गोली लगने के बाद ये हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। भर्ती होने के बाद 15 दिन तक जो है इनका लगातार इलाज चलता है और उस 15 दिन तक इनकी अगर कोई सेवा करता है तो वो इनका खुद का बेटा सैफ होता है। वो दिन रात जो है पिता की सेवा में लगा रहता है, ये कहकर कि आज नहीं तो कल आप ठीक हो जाएंगे, परेशान मत होइए। बेटे की सेवा को देखकर हर कोई जो है खुश था कि चलो बेटा एक है, कम से कम सेवा कर रहा है, पिता बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। लेकिन जब पुलिस सारी चीजों का खुलासा करती है तो कहानी पूरी उल्टी निकल कर आती है, क्योंकि पुलिस चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारी फुटेज चेक करती है, सारा चीज सब कुछ चेक करती है। वहां पर चेक करने के बाद पुलिस को एक शख्स की जो है फोटो मिलती है जिसका नाम काशिफ रहता है। काशिफ को पुलिस मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार कर लेती है। गोली उसके सीने या फिर सर पे नहीं लगती, नहीं तो काशिफ वहीं पे अकस्मात मौत हो जाती है उसकी। लेकिन जो है गोली कहीं और लगती है और काशिफ बच जाता है। उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसे लाकर जो है पूछताछ शुरू कर देती है। काशिफ जो है बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से कार्रवाई करती है तो काशिफ जो है जान का नाम लेता है और कहता है कि जान के कहने पर ही मैंने जो है जलालुद्दीन के ऊपर गोली चलाई थी, जलालुद्दीन को मारा था। अब काशिफ के कहे अनुसार पुलिस जाकर जान को खोजती है, जान नहीं मिलता। लेकिन कुछ मशक्कत करने के बाद जब जान का पता चलता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जब लाया जाता है वापस, तो उससे पूछताछ की जाती है। तो पहले तो वो भी बहुत सारी चीजें घुमाता है फिराता है, सारी चीज करता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से जो है कार्रवाई करती है तो जान जो तीसरा इंसान है उसका नाम नफीस बताता है, यानी कि जो तीनों लड़के थे इसमें काशिफ, जान और नसीफ थे। अब जान ये बात बताता है कि आखिर किसके कहने पर उसने जलालुद्दीन के ऊपर गोलियां चलवाई, उसको मारा, किसके कहने पर सुपारी ली। तो जान बताता है कि जलालुद्दीन का बेटा यानी कि सैफ,
जो कि पिछले 15 साल से अपने पिता की सेवा में तत्पर था, उसके कहने पर ही जलालुद्दीन को मारने की सुपारी मिली थी। यानी कि अपने बाप की सुपारी ही सैफ ने दे रखी थी, वो भी 5.5 लाख रुपए में। ये बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस तो पहले विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था। पिछले 15 दिनों से वो अपनी बाप की सेवा में लगा हुआ था, तो वो अपने बाप को क्यों मरवाएगा? ये बात पुलिस को समझ में नहीं आती, लेकिन सैफ पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कहता है कि लगभग 3.5 लाख रुपए हमें मिल चुके हैं, और ये बात हुई थी कि जब जो है घटना को अंजाम दे दिया जाएगा, इसके बाद बकाया रुपया मिलेगा। और ये बात सैफ ने ही बोली थी, यानी कि सैफ ने ही सुपारी दी थी 5.5 लाख रुपए की अपने बाप के लिए। पुलिस जो है इनके कहे अनुसार जाती है अस्पताल में और सैफ को गिरफ्तार करती है। जब सैफ गिरफ्तार हो रहा होता है तो हर किसी को यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है, एक बाप को मारने के लिए बेटा सुपारी कैसे दे सकता है, वही बेटा जो पिछले 15 साल से बाप की सेवा में लगा हुआ है। किसी को ये गुत्थी समझ में नहीं आ रही थी, आखिर ऐसा क्यों किया सैफ ने? उसके पिता के साथ उसका व्यवहार इतना बुरा भी नहीं था, आखिर क्या वजह थी? अब बताते हैं वजह। जब सैफ को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस सैफ को लेकर जाती है थाने में, और इसके बाद जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सैफ इस चीज को स्वीकार कर लेता है कि उसने ही अपने बाप को मारने के लिए 5.5 लाख की सुपारी दी थी, और इसके पीछे वो वजह बताता है कि उसके पिता जो है वो एक गैर औरत के साथ अक्सर घूमा करते हैं, जो कि उसे बिल्कुल नापसंद है, और उसके बाप जो कमाई करते हैं उस कमाई का वो आधे से ज्यादा पैसा उस औरत के ऊपर उड़ा देते हैं। तीसरा रीजन जो सैफ ने बताया वो ये था कि जो उस औरत का लड़का है, उससे वो मेरी बहन की शादी करवाना चाहते हैं। आप समझे? मतलब ये था कि सैफ ने 3 आरोप लगाए अपने पिता के ऊपर। पहला ये था कि किसी गैर औरत के साथ वो घूमते हैं। दूसरा था कि उस गैर औरत के ऊपर ये सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। और जो तीसरा था वो ये था कि उस जो गैर औरत थी, उसका जो लड़का था, उसकी शादी ये अपनी ही बेटी यानी कि सैफ की बहन से करवाना चाहते थे, ताकि एक रिश्ता जुड़ जाए। ये 3 आरोप लगाते हुए सैफ ने इस चीज को कहा कि जब भी मैं बाहर निकलता था तो लोग मुझे ताने देते थे, लोग मुझे उल्टी पुल्टी बातें बोलते थे कि तेरा बाप पैसे लुटाता है, तेरा बाप किसी और औरत के ऊपर पैसे लुटाता है, इतने पैसे अगर वो तुझे देता या फिर तेरे परिवार को देता तो तेरा परिवार कहां से कहां पहुंच जाता, लेकिन तेरा बाप सारा पैसा उस गैर औरत के ऊपर लुटाता है। ये चीज उसे सैफ को बहुत बुरी लगती थी, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगा कि उसका बाप कभी सुधर नहीं सकता। इसलिए ना सुधरने वाले इंसान को रास्ते से हटा देना चाहिए। अगर वो जो है अपने पिता को की हत्या करवा देता है तो फिर पिता की जगह पर वही होगा, यानी कि सारा चीज उसी का होगा, प्लस सारी चीजें उसके अनुसार होंगी। ऐसा जो है सैफ ने स्वीकार किया, और जब उसने सारी स्वीकृति दे दी तो पुलिस का सारा मैटर सॉल्व हो गया, इसके आगे की कार्रवाई शुरू हो गई और सारी चीजें शुरू हो गई। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में सैफ ने अपनी इज्जत के लिए, अपनी सारी चीजों के लिए देखते हुए अपने पिता की हत्या करवानी चाहिए, या फिर उसे इस चीज की लालच थी कि पिता जल्दी से अगर उसके रास्ते से हट जाएंगे तो सारे साम्राज्य पर उसका अधिकार होगा। इस प्रश्न का जवाब मिल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये आज की कहानी ये जो है पैदा करती है सवाल कि बाप और बेटे का रिश्ता एक एक इसका जो दर्जा होता है समाज में बहुत उच्च दर्जा दिया जाता है। बाप का दर्जा आकाश से भी ऊंचा माना जाता है, और ऐसे में क्या कोई भावनात्मक जुड़ाव बाप और बेटे के बीच में नहीं था कि बात हत्या तक आ गई? क्योंकि यहाँ पर अगर बेटा अपने बाप की हत्या की सुपारी दे सकता है तो बाप भी अपने बेटे की हत्या की सुपारी दे सकता था। इनके बीच में आपसी विवाद ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर बेटा सैफ इस चीज की प्लानिंग कर बैठा कि उसको बाप को रास्ते से हटाना है, और 15 दिन से वो लगातार उसी बाप की सेवा भी कर रहा था, ये कहकर कि परेशान मत होइए, आप ठीक हो जाएंगे। और किसी अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी करवाया था सैफ ने कि किसी अज्ञात ने मेरे पिता को मारा है, लेकिन वो अज्ञात वो खुद था। यही थी आज की कहानी। खैर, बताइएगा जरूर कमेंट करके इस कहानी के बारे में, और कल रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपके सामने लेकर हम हाजिर होंगे। अगर आपके कोई प्रश्न हो या फिर अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में जाकर जरूर करिएगा, और अपना नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि उससे जो है आसानी रहती है। मैं मिलूंगा कल रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आपके सामने।
तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जहां पे भी रहिए सावधान और सतर्क रहिए। जय हिंद।